95 मार्क्स केमिस्ट्री में, क्या ये पॉसिबल है? यस, बट एक सही तरीके से अगर आप अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, एक अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, एक स्मार्ट वे से तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे से तैयारी करेंगे, तो यस 95 मार्क्स केमिस्ट्री में पॉसिबल है। आप एग्ज़ाम फोड़ सकते हैं। देखिए, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी वो 70 to 80 स्कोर कर पाते हैं। बट एक जो 2 to 3 आवर्स पढ़ते हैं बट एक स्मार्ट वे से पढ़ते हैं, एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे से पढ़ते हैं। वो पहले देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, वो सारे जो भी पैरामीटर्स हैं उसको कंसीडर करते हैं एंड देन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और वो अच्छा स्कोर भी कर जाते हैं। सो अगर आपको जानना है कि सॉलिड स्टेट में क्या है एनसीईआरटी में वो टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं और क्या है वो टॉपिक्स जो आपको छोड़ने हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बेसिकली आपको क्या पढ़ना है? देखिए, ये जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ये आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हैं, वन टाइम रीड है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है सॉलिड्स के बारे में। अगर बात की जाए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट एक आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है सॉलिड्स के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं, एमोफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बट हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्यों एमोफस सॉलिड को सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। सो ये जो पोर्शन आपको हाईलाइट किया गया है ये आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस पार्ट से बन सकता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये जो है ये टेबल जो है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऊपर की पूरी थ्योरी आप ना पढ़े एंड ये एक टेबल आप पढ़ ले, क्योंकि इसी में उस पूरी थ्योरी को कंसाइज वे में दे रखा है एंड ये पढ़ लेंगे तो आपका ऊपर का सब क्लियर हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा एंड ये इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछ सकते हैं। ऐसा फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि यस, आपको ये टेबल जो है ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं, ये पूरा का पूरा आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये टेबल आप पढ़ लीजिएगा, सेम वही पूरी ऊपर की थ्योरी एक कंसाइज वे में आपको दे रखा है एंड आपको पूरा आइडिया आ जाएगा किस हिसाब से क्लासिफाई कर रखा है टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को, ठीक है। चाहे वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, आयनिक सॉलिड हो, मेटेलिक हो या कोवलेंट हो, उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। सो ये टेबल आप जो है ये पक्का कर लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार। ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सच इतने इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक की, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। यहाँ से अब क्रिस्टल लैटिस क्या होता है ये एक बेसिक पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर ब्रेवाइस लैटिस क्या होता है, ये सब क्या एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, सो ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर ये आपको इल्यूस्ट्रेशन पैरामीटर दे रखा है यूनिट सेल का कि 3 डिफरेंट एच सेल्स होते हैं, 3 डिफरेंट एंगल्स होते हैं, ये बेसिक पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको एक बार आप खाली इसको रीड कर लीजिएगा, दैट्स इट, और ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आपको पक्का ही पढ़ना है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल,
सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन होता है बीसीसी, एफसीसी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में। देन ये 7 टाइप के प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बताइए वो कौन सा यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल है जिसमें सारे एंगल्स इक्वल है एंड सारे एज लेंथ इक्वल है। तो इसमें से कोई भी एक आपसे पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। सो ये आप पढ़ सकते हैं। मैं एडवाइस करूँगा कि आप ये जो टेबल है इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से दे रखा है, ये टेबल आप एक बार पढ़ लीजिए, 1-2 बार आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करते टाइम। तो क्या है, एग्ज़ाम में आएगा तो आप इजीली ऐसे टाइप के क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये 14 टाइप्स ऑफ ब्रेवाइज लैटिस है जिसमें आपको एटम्स की पोजीशन दे रखी है सॉलिड्स में। सो ये देख सकते हैं आप एक बार, ऐसे सच एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ आएगा नहीं यहाँ, बट क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, इसलिए आप ये एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें कितने एटम है, कॉर्नर में है तो एक कॉर्नर में जो एटम है वो कितने यूनिट सेल के साथ है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए कितना अच्छा पिक्चोरल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी की यही खास बात है कि जो आपका कंसेप्ट है उसको एक काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर देता है इतने बढ़िया बढ़िया विजुअल्स देके। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बीसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कॉर्नर्स में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन मिला के 1 एटम और एक बॉडी सेंटर में, तो टोटल बीसीसी में कितने होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। फिर एफसीसी में कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये पार्ट आप कवर अप कर लीजिएगा। ये सिर्फ याद होना चाहिए कि बीसीसी में 2 एटम है, एफसीसी में 4 है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं है, ये आप लीव कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। देन बात आती है क्लोज पैक स्ट्रक्चर की। सो ये 1 टाइम रीड है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। देन ये सब 1 टाइम रीड है। यहाँ से हाँ 3 डायमेंशनल का जो है ये आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, किस तरीके से कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड आता है, ये पार्ट जो मैंने टिक कर रखा है, ये पोर्शन ये आपको कवर अप करना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये वॉइड्स बनते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से एनसीईआरटी में बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी लेटर ऑन मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स से रिलेटेड है। सो आपको ये टर्म क्लियर होंगे तो ही आप वो क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये जो अंडरलाइन पार्ट है, सो ये आप पढ़ लीजिएगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर ये चीज़ें जो 3D में अगर हम अरेंजमेंट देखें, सो किस तरीके से अरेंजमेंट होगा, चाहे वो SCP हो या CCP हो, ठीक है। ABAB पैटर्न फॉर्म हो रहा है SCP में, और बात करें क्यूबिक की तो वहाँ पे ABC पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा। देन आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड फिल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 70 to 80% है यहाँ से। ये देखिए जो एग्जांपल्स हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं। तो ये तो एग्जांपल तो मस्ट है, आप कर ही लीजिएगा। खासकर से ये जो एग्जांपल है 1.2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ऐसे ही तरीके के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में
अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर ये वाला जो पार्ट है ये आप छोड़ सकते हैं, ये ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्किप किया जा सकता है। ना फिर बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। तो पैकिंग एफिशिएंसी में ऐसा डेरिवेशन अब नहीं पूछे जाते, फिर भी आप एक टाइम देख सकते हैं। बट यस, आपको ये रेडियस एंड एज लेंथ के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए कि एससीपी एंड सीसीपी में रेडियस एंड एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है एससीपी एंड सीसीपी के केस में, ठीक है, 74% होती है। बीसीसी के केस में क्या आपका एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। पैकिंग एफिशिएंसी 68% आती है, ये आपको पता होना चाहिए। देन फिर बात करता है सिंपल क्यूबिक लैटिस की। तो वहाँ पे एज लेंथ एंड रेडियस का क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। देन मूविंग फॉरवर्ड आपको पैकिंग एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप डेरिवेशन देख लीजिए, जिससे क्या होगा, आप पैकिंग एफिशिएंसी आपको याद रहेगी, आपको रेडियस रिलेशन याद रहेगा, आर और ए के बीच में जो रिलेशन है वो कैसे आया है वो आपको पता रहेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एंड जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, 110% है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वो है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जिसको कोई नहीं रोक सकता। बोर्ड में इसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% है। ये जो फॉर्मूला है डेंसिटी का, इसमें आपको क्या होगा, ये जो 5 पैरामीटर्स हैं इनमें से 4 की वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में दी गई होंगी, एक आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना होगा, याद रखना होगा, एंड इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो आप प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो या एग्जाम्पल्स में जो दे रखे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डेंसिटी से रिलेटेड जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं उतने आप कीजिए, बिकॉज ये टॉपिक जो है सॉलिड स्टेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, ये तो पढ़ के ही जाइएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये वाले। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो है इन टेक्स्ट में ये क्वेश्चन है, ये 1.16 1.18 ये आप कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। यस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। पॉइंट डिफेक्ट्स हो गया, तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाएगा, या आपसे ऐसा पूछ लिया जाएगा, नेम द स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें आपकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। या आपसे फ्रैंकल डिफेक्ट या स्कॉटकी डिफेक्ट से रिलेटेड पूछ लिया जाए कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछ लिए जा सकते हैं, देखिए ये एग्जाम्पल है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट ये तो आप पढ़ के ही जाइएगा, कि अपना 2 मार्क्स में दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आपको कवर अप करने हैं, तो ये 1 टाइम रीड आप कर सकते हैं। देन इसके बाद नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट है, जिसमें आपको मेटल एक्सिस डिफेक्ट पढ़ना है। देन उसके बाद ये वाला डिफेक्ट पढ़ना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं पढ़नी है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं,
ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, चाहे वो एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हो, या ये डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या फेरी मैग्नेटिज्म, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर इंटेक्स्ट की अगर बात की जाए तो ये 3 क्वेश्चंस है, ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इनको। सो डन। चैप्टर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स थे जो आपको पढ़ने थे, कौन कौन से ऐसे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस थे जो आपको पढ़ने थे, वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो देखिए ये वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको नहीं पढ़ने हैं, छोड़ देने हैं, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 70 to 80% है या जिनकी प्रोबेबिलिटी 100% है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस हुई है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो लेके आएंगे। एंड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है। सो अगर आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन पंडित को, बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, और यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, कीप लर्निंग गाइस।